हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, सबसे पहले थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो उत्सर्जन जो क्रिया है, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमारे शरीर में बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अब उसमें जो प्रमुख रूप से जो यहाँ हमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि शरीर में बनने वाले जो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यहाँ पे हमें पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं शरीर में जिन्हें निकालना जरूरी होता है, वो भी उत्सर्जन ही है, लेकिन यहाँ पे हमको जो पढ़ना है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन को पढ़ना है। समझ गए होंगे? चलिए ठीक है। तो हमारे शरीर में कुछ नाइट्रोजन युक्त ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हानिकारक होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। अपने शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है और वो रहते कहाँ हैं और वो कहाँ से आते हैं? तीन प्रश्न है। वो कहाँ से आते हैं? तो वो ज़्यादातर आते हैं भोज्य पदार्थों से, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उन्हीं की जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप बहुत से नाइट्रोजनी वेस्ट बनते हैं। कहाँ से आते हैं? भोजन से आते हैं। अब वो नाइट्रोजनी वेस्ट तो बन गए, फिर वो कहाँ भेजे जाते हैं? तो वो ब्लड में मिला दिए जाते हैं, रक्त में मिला दिया जाता है, तो रक्त में चला गया। अब उन्हें कैसे अलग किया जाएगा? तो अब उस रक्त को छानना पड़ेगा, तभी ना वो अलग होंगे। तो रक्त को छानना पड़ेगा। तो रक्त को छानने के लिए हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क होता है और वो एक जोड़ी वृक्क उस रक्त को छानता है, पूरे रक्त को छानता रहता है। और उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उन्हें जल के साथ मिला करके और शरीर के बाहर कर देता है। उसे ही उत्सर्जन क्रिया कहते हैं, जो मूत्र के रूप में होता है। तो इसके लिए हमारे शरीर में अंगवृक्क है। उस वृक्क में करीब 20 लाख सूक्ष्म कुंडलित वृक्काणु या नेफ्रॉन होते हैं। होता तो एक दो वृक्क है, एक जोड़ी, लेकिन उसमें करीब एक वृक्क में 10 लाख इकाइयाँ होती है जो छानने का काम करती है और संयुक्त रूप से उसे वृक्क कहते हैं। तो उस इकाइयों को कहते हैं वृक्काणु या नेफ्रॉन। ठीक, समझ में आ गया? अब जो छानने का कार्य होता है वो वृक्क के द्वारा नहीं होता है, वृक्क में जो नेफ्रॉन या वृक्काणु होते हैं उनके द्वारा होता है। तो इससे आगे अगर हमें समझना होगा कि ब्लड से छान के यूरिन कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम समझें कि वृक्काणु की रचना क्या है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा वृक्काणु की रचना और उसका कार्य। अब यहाँ देखते हैं हम वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना। वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना, इस पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है एनसीईआरटी बुक में कि वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना व क्रियाविधि लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पूरे टॉपिक का यही सबसे अच्छा प्रश्न है। तो इसकी रचना में क्या होता है? तो वृक्काणु जो होता है ना, उससे पहले हम पिक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पे इसे वृक्काणु या नेफ्रॉन को पिक्चर में देख लेते हैं।
ये पिक्चर है एक वृक्काणु की। इस वृक्काणु में दो भाग हैं। एक यहाँ पे, ये पिक्चर तो काफ़ी जटिल आपको छोटी दिखाई दे रही होगी, इसे थोड़ा सा आपको हम फैला के दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं। ये एक वृक्काणु है। अब इस वृक्काणु में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कपनुमा रचना है। ये एक कपनुमा रचना है, ये एक कपनुमा रचना है, और इसमें से एक नलिका निकल रही है। ये नलिका निकल रही है, और ये नलिका फिर बहुत मुड़ रही है, ऐसे 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 मुड़ रही है, और फिर ये नीचे आ रही है। इसे अभी देखेंगे नीचे, और ये नीचे जाके ऐसे फिर मुड़ के ऊपर आ जाएगी। तो ये नीचे ऐसे मुड़ करके ये ऊपर आ गई है, फिर ये, और फिर ये मुड़ रही है, फिर यहाँ पे, और फिर अंत में जा कर के एक डक्ट है, उसमें ये मिल जा रही है। इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, संग्रह नलिका कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें दो भाग होते हैं एक वृक्काणु में। एक तो कपनुमा रचना होती है, और एक नलिका होती है जो मुड़ती है और सीधी रहती है। कुछ हिस्सों में मुड़ती है, कुछ हिस्सों में सीधी रहती है। तो दो भाग हो गए, एक नलिका और एक कपनुमा रचना। अब इस कपनुमा रचना को ना मैलपिघियन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? मैलपिघियन कोश। अब इस मैलपिघियन कोश में ना दो भाग होते हैं, और अब इस मैलपिघियन कोश को हम देखते हैं एक बड़े चित्र में, एक बड़े चित्र में, यहाँ पे, यहाँ पे। ये है एक मैलपिघियन कोश। ये अब इस मैलपिघियन कोश में क्या है कि एक कपनुमा रचना है ये, और इस कपनुमा रचना में एक धमनिका है जो वृक्क से रक्त लेके आती है, और फिर पतली पतली शाखाओं में बट जाती है, और फिर इसमें से वो इकट्ठा होकर के ब्लड लेके चली जाती है। ये इसकी रचना। तो ये जो एक कपनुमा रचना है, इसे तो बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन संपुट इसको बोलते हैं। और जो ये आपका पतली पतली केशिकाएं हैं, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो ब्लड आता है ना, वो अधिक मात्रा में आता है, जो इसमें से ब्लड जाता है वो कम मात्रा में जाता है। तो यहाँ पे एक दाब उत्पन्न होता है अधिक और कम के अंतर के कारण से, और इस दाब के कारण से इसमें से ब्लड छनता है ग्लोमेरुलस में से, और छन करके ब्लड का तरल भाग और इस कप में आ जाता है, और इस कप में आ गया आप, और अब इस कप से अब इस नलिका में आ जाता है। किस में आ जाता है? इस नलिका में, इस नलिका में आ जाता है, इस नलिका में। अब हमको समझना क्या है, अब हमको बहुत ज़्यादा नहीं समझना, दो बातें समझनी है। जब यहाँ पे ब्लड छनता है तो हमारे ग्लोमेरुलस की व्यवस्था इस तरह की नहीं होती है कि सिर्फ हानिकारक चीज़ें ही छाने। उस फिल्ट्रेशन में हानिकारक और लाभदायक दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें, कप में। अब हानिकारक में तो अमोनिया और यूरिया होती है, कुछ लवण होते हैं, और लाभदायक में ग्लूकोज आ जाता है, अमीनो अम्ल आ जाता है, और बहुत अधिक मात्रा में जल आ जाता है। तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट, और कुछ लवण भी इसमें आ जाते हैं। अब ये इतनी अधिक मात्रा में काम की चीज़ें भी आ गई, तो फिर उनको कैसे हम क्या करेंगे? इनको तो फिर वापस भेजना पड़ेगा ब्लड स्ट्रीम में। तो उसे वापस भेजने के लिए ना, ये जो नलिका में ये ब्लड आगे बढ़ता है, फिल्ट्रेट जब आगे बढ़ता है इसमें, तो इसमें फिर से इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब जो फिल्ट्रेट होता है वो इस नलिका में आता है, इस नलिका में आता है।
अब इस नलिका में आ करके इसमें से जो काम की चीज़ें हैं वो फिर से वापस ब्लड स्ट्रीम में जानी है, और जो लाभदायक चीज़ें वो फिर से ब्लड स्ट्रीम में जानी है। तो वो कैसे जाएंगी? तो आप देख रहे हो कि इनके ऊपर ना पतली 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 रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। अब इस रक्त केशिकाओं के जाल और वृक्काणु की नलिका के बीच में पदार्थों का लेन देन होता है, और वो दो प्रकार का होता है। एक तो जो काम की चीज़ें फिल्टर होकर के नलिका में आ गई हैं, उपयोगी पदार्थ जो नलिका में आ गए हैं फिल्टर होके, वो फिर से ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। उसे बोलते हैं चयनात्मक पुनरावशोषण, यानी कि फिर से काम की चीज़ों का पुनरावशोषण हो गया और ब्लड स्ट्रीम में चला गया, रक्त में चला गया, रक्त प्रवाह में चला गया। और दूसरा काम होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें यहाँ ग्लोमेरुलस से छन ही जाए जो हानिकारक है ब्लड में, वो भी रह जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो अब वो आगे जाके ना ये जो नलिका है ये फिर इसमें से जो यानी रक्त की जो नलिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, उनमें से कुछ हानिकारक पदार्थ जो बचे रहते हैं वह निकल करके और जो वृक्क की नलिका है, ट्यूबुल है, उसमें वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से दोनों क्रिया होती हैं। आगे ग्लोमेरुलस के बाद, वुमेन कैप्सूल के बाद रक्त से भी जो शेष हानिकारक पदार्थ बचे रहते हैं वो निकल करके वृक्काणु की नलिका में चले जाते हैं, और जो वृक्काणु की नलिका में उपयोगी पदार्थ छन करके आ गए होते हैं वो निकल करके फिर से रक्त केशिकाओं में चले जाते हैं, जिसे चयनात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। और फिर वो पदार्थ जो बचता है, जो अब हमारे लिए हानिकारक ही होता है, वह फिर से इस कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, और वहाँ से वह यूरेटर के द्वारा मूत्र नलिका के द्वारा, मूत्रवाहिनी के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहीं पे एक चीज़ और जान लें कि ये तो क्रिया हो गई, अब मूत्र का निर्माण हो गया, मूत्र का संग्रह नलिका के द्वारा यूरेटर के रास्ते, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के रास्ते वो बाहर मूत्र के रूप में निकाल दिया गया। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? यह काम क्या करता है? तो एक तो हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है उससे, दूसरा शरीर में जो खनिज लवण होते हैं, जल की मात्रा होती है, और अम्ल क्षार सांद्रता होती है, इसको ये बैलेंस भी करता है, संतुलित भी करता है। तो खनिज लवणों की मात्रा को संतुलित करता है, जल की मात्रा को संतुलित करता है, और अम्ल क्षार सांद्रता को भी संतुलित करता है, और इस तरह से उत्सर्जन हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। अब इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है वो 3 हैं। एक है कि वृक्काणु की रचना और क्रियाविधि समझाइए, वो आपको समझाया गया, उसका PDF हम आपको नोट्स में डाल देंगे, उसका PDF हम आपको लिंक में डाल देंगे। और जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि जो मूत्र की मात्रा होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो मूत्र की मात्रा 2 बातों पर निर्भर करती है कि हमारे शरीर के अंदर जल की कितनी मात्रा, यह दूसरा प्रश्न है, ये भी आपके NCERT बुक में है। हमारे शरीर के अंदर जल की कितनी मात्रा उपलब्ध है, और दूसरी बात कि जिन पदार्थों को हमें उत्सर्जित करना है,
यानी कि विलेय की जो मात्रा है मूत्र की वह कितनी है। जितनी विलेय की मात्रा होगी उसी के हिसाब से हमको विलायक यानी जल उसके साथ भेजना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इन दो चीज़ों पर मूत्र की मात्रा निर्भर करती है कि हमारे अंदर जल की कितनी मात्रा उपलब्ध है। अगर अधिक है तो अधिक मूत्र विसर्जन होगा, और दूसरा अगर हमारे अंदर हानिकारक पदार्थ ज़्यादा हो गए हैं और उन्हें उत्सर्जित करना है तो उसके लिए जल साथ में तो आएगा। तो इस तरह से वो अधिक जल का उत्सर्जन होगा, मूत्र की अधिक मात्रा उत्सर्जित की जाएगी। तो इस तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है और आप इन प्रश्नों को